स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नेशनल पार्क है उनका जो नेम है वो दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका पार्ट है। तो स्टूडेंट्स नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। वेस्टर्न घाट का जो सदर्न पार्ट है, वेस्टर्न घाट का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो पार्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि वेस्टर्न घाट के अलावा जो नीलगिरी हिल्स का एरिया है, नीलगिरी हिल्स का जो एरिया है वो भी वहाँ पे सिचुएटेड है जहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रिगार्डिंग और भी अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करें तो आप देखिए कि 2012 के समय में यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप से भी रिकॉग्नाइज किया गया था। इंडिया के अंदर में प्रेजेंटली कितना जो साइट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप से रिकॉग्नाइज है। आप देखिए कि 42 टोटल आपको साइट्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर जो 34 साइट्स हैं वो कल्चरल कैटेगरी के अंदर में हैं। 7 आपको जो साइट्स हैं वो नेचुरल कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि इन 7 नेचुरल साइट्स के अंदर एक जो साइट है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि 1 आपको जो साइट है वो मिक्स कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, सिक्किम के अंदर में। कंचनजंगा जो एरिया है वो बेसिकली मिक्स कैटेगरी के अंदर में उसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा। और आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि 7 नेचुरल साइट्स हैं जिनके अंदर एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। स्टूडेंट्स अगर हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, कुछ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो एरिया सिचुएटेड हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो 5 नेशनल पार्क हैं आपको विद इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर एक मुकुर्ती नेशनल पार्क है। आप देखिए कि जो मुकुर्ती नेशनल पार्क है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही सिचुएटेड है। मद्दुमलाई नेशनल पार्क है वो भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कर्नाटका के एरिया के अंदर सिचुएटेड है। बांदीपुर का एरिया है। बांदीपुर नेशनल पार्क के अलावा आप देखिए कि नागरहोल नेशनल पार्क है वो भी आपको यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो भी आपको यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो 3 नेशनल पार्क है वो इसका राइट आंसर है। तो आप देखिए कि सी इसका आंसर रहेगा यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पर्सपेक्टिव से। टोटल 5 कौन से नेशनल पार्क है इनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मुकुर्ती है, मुकुर्ती के अलावा मद्दुमलाई है, मुकुर्ती एंड मद्दुमलाई नेशनल पार्क है। बांदीपुर एंड नागरहोल जो हम कर्नाटक के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं तो आप देखिए कि बांदीपुर एंड नागरहोल हैं वो भी इसके पार्ट हैं। और इसके अलावा साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो भी आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे इराविकुलम नेशनल पार्क के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। केरल का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, केरल का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का एरिया है जो बेसिकली एक हाईलैंड्स का एरिया, जो हिली एरिया है आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बार आपको जो लैंडस्लाइड है उसकी वजह से भी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, स्पेशली मानसून के समय में। इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर में किस जो स्पीसीज है उसका पॉपुलेशन हाईएस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। नीलगिरी तहर का, नीलगिरी जो तहर है उसका हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि नीलगिरी जो तहर है वो किस किस स्टेट का स्टेट एनिमल है। तमिलनाडु का जो आपको स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर है वो देखने के लिए मिलेगा। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि नीलगिरी तहर का जो IUCN स्टेटस है उसके बारे में आप जरूर से बताना। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी बार हमने नीलगिरी तहर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स नीलगिरी तहर के बारे में अगर आपको नहीं जानकारी है तो एक बार जाके उसका जो फोटो है वो जरूर से देख लेना। नीलगिरी तहर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखिए कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हुल्लो गिब्बोन के बारे में है। इंडिया के अंदर ओनली एप स्पीसीज जो पाई जाती है वो हुल्लो गिब्बोन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसके भी पर्सपेक्टिव से इसको कैटेगराइज करें तो आप देखिए कि वेस्टर्न हुल्लो गिब्बोन्स है जो इंडिया के अंदर ओनली एकमात्र एप स्पीसीज है जो पाई जाती है। कुछ ईयर पहले आप देखिए कि बताया गया था कि इंडिया के अंदर में जो ईस्टर्न हुल्लो गिब्बोन्स है उनका भी प्रेजेंस है, बट आप देखिए कि बाद में जब उसका इन्वेस्टिगेट किया गया, उसको सर्च किया गया तो ईस्टर्न जो हुल्लो गिब्बोन्स है वो आपको नहीं देखने के लिए मिला है। स्टूडेंट्स हुल्लो गिब्बोन ओनली एप स्पीसीज है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है। आर्बोरियल ये हुआ करते हैं, पेड़ों का जो कैनोपी का एरिया है वहाँ पे इनका जो प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए यही इनका जो बेसिकली इनका जो नेचुरल थिंग है कि पेड़ों का जो कैनोपी है उसके ऊपर ये रहा करते हैं। तो यही इनके लिए प्रेजेंट समय में एक मेन थ्रेट के रूप से काम करता है।
क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी सारे हमारे फॉरेस्ट के एरियाज़ के अंदर में जो ट्रीज हैं उनको कट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। काफ़ी सारे जो वहाँ पे ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं उनके द्वारा भी ट्रीज को कट किया जाता है फॉरेस्ट एरिया के अंदर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में जो ट्रीज को अगर कट किया जाएगा तो आप देखिए कि कैनोपी के अंदर यहाँ पे सपोज कीजिए ये कोई ट्री का एरिया है, यहाँ पे इनका प्रेजेंस है, यहाँ पे कोई ट्री है। अगर यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के परस्पेक्टिव से इन ट्रीज को अगर कट कर दिया जाएगा तो आप देखिए कि कैनोपी के अंदर जो गैप का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगा। और कैनोपी के अंदर गैप का सिचुएशन है वो वन ऑफ द मेन थ्रेट आपको यहाँ पे हुल्लो गिब्बोन्स के परस्पेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। सबसे स्मॉल आपको गिब्बोन्स हैं जो हुल्लो गिब्बोन्स देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि फास्ट जो ऐप है उसकी भी कैटेगरी के अंदर इनको काउंट किया गया है। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट का एरिया है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया के अंदर में, वहाँ पे इनका जो प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनका यूनिक प्रेजेंस है। वन ऑफ द जो 20 स्पीसीज हैं गिब्बोन का अर्थ के ऊपर में, उसके अंदर में आप देखिए कि वेस्टर्न हिल्लो गिब्बोन है। वेस्टर्न हिल्लो गिब्बोन का जो IUCN स्टेटस है क्या है स्टूडेंट्स, एंडेंजर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा IUCN स्टेटस। आसाम के अंदर इनका एक सेंचुरी भी है। होलांगपुर जो गिब्बोन सेंचुरी है वो आसाम के अंदर सिचुएटेड है गिब्बोन्स के परस्पेक्टिव से। अगर हम स्टूडेंट्स रिसेंट डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव से डिस्कस करें गिब्बोन के बारे में तो आप देखिए कि जो ग्लोबल गिब्बोन नेटवर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसका एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था चाइना के अंदर में, तो आपको इसके परस्पेक्टिव से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जुलाई अगस्त 2023 के समय में ग्लोबल जो गिब्बोन नेटवर्क है उसका जो मीटिंग है आपको देखने के लिए मिलेगा चाइना के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द साइलेंट जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके नेशनल पार्क हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनके परस्पेक्टिव से हमने रीड किया। हुल्लो गिब्बोन है उसके परस्पेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके परस्पेक्टिव से भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया है वहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो भी सिचुएटेड हैं, जिसके अंदर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के ही पार्ट के अंदर में देखने के लिए मिलता है। सत्यामंगलम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आपको यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे अरालम नाम का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। 5 नेशनल पार्क हैं, 3 जो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनता है। हुल्लो गिब्बोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इंडिया के अंदर आप देखिए कि वेस्टर्न हुल्लो गिब्बोन्स पाए जाते हैं आसाम और अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे। रिवर का जो बैंक है वहाँ पे इनका जो पॉपुलेशन मेजरली आपको देखने के लिए मिलेगा। कैनोपी के एरिया के अंदर रहा करते हैं, आर्बोरियल हैं। तो ये गिब्बोन्स के परस्पेक्टिव से था। अब न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जो रेमल साइक्लोन है, रेमल साइक्लोन का आप देखिए कि वहाँ पे जो डेथ का जो टोल है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। 38 पर्सन से उनका डेथ हुआ है नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर में। आप देखिए कि ये किस तरीके का साइक्लोन था, क्या टेम्परेट साइक्लोन था या ट्रॉपिकल साइक्लोन था। रेमल जो साइक्लोन है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी को रीड करना है। और अगर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में नहीं पता है तो अपना जो ज्योग्राफी का NCERT है वहाँ पे जाके रीड कीजिए। कितना टेम्परेचर का कंडीशन होना चाहिए, क्या क्या जो फेवरेबल कंडीशन है एक साइक्लोन के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में, वो आपको बेसिक यहाँ पे पता ज़रूर से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्री है जिनके द्वारा केसेज को यहाँ पे रजिस्टर किया जाएगा या लिस्ट किया जाएगा, तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्री है उनके द्वारा दिल्ली के जो CM है जिनको कि इंटरिम बेल यहाँ पे ग्रांट किया गया था उनके इलेक्शन कैंपेन के रिगार्डिंग में, उनके द्वारा हेल्थ ग्राउंड के बेसिस पे एक बेल के रिगार्डिंग में बेल को ही एक्सटेंड करने के परस्पेक्टिव से पेटिशन को फाइल किया गया, बट उसको सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्री है उनके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया कि आपका जो इंटरिम बेल का जो पेटिशन है उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स हसन कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर में। हसन के जो प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप देखिए कि इलेक्शन का जो रिजल्ट के बाद में आपको डिफरेंट देखने के लिए मिल सकते हैं, बट जो प्रेजेंट समय में है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उनके रिगार्डिंग में कुछ एलिगेशंस देखने के लिए मिले थे, कुछ एलिगेशंस हैं तो वो आप देखिए कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को यूज करते हुए इंडिया से बाहर चले गए थे। अब उन्होंने वापस आने के पर्सपेक्टिव से कहा गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भी लास्ट वीक के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को कहा गया था कि इनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए इंडियन ऑफिशियल्स के द्वारा। तो स्टूडेंट जो SIT के जो पर्सन्स हैं उनको अरेस्ट करने के पर्सपेक्टिव से बेंगलोर एयरपोर्ट के वहाँ पे ही जो कैंपिंग है वो कर रहे हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया।
एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट, एक तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो इम्यूनिटी यहाँ पे ग्रांट किया जाता है। आप देखिएगा आर्टिकल 14 में हमारे यहाँ पे इक्वलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बट उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हुआ करते हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक जो पर्सन्स को वियना कन्वेंशन के थ्रू में जो कुछ प्रिविलेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो आर्टिकल 105 है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को आर्टिकल 194 के थ्रू जो प्रिविलेज हैं उनको भी वहाँ पे एक एक्सेप्शन के रूप से देखा गया है आर्टिकल 14 का। इसके अलावा यूएन के जो ऑफिशियल्स हैं, यूएन का एजेंसीज हैं, उनको भी आप देखिएगा आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन के अंदर रखा गया है कि अगर इनके थ्रू अगर आर्टिकल 14 का वायलेशन है तो उसको वायलेशन के रूप से नहीं काउंट किया जाएगा, ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 के। अगर आपको नहीं पता है तो आपका पॉलिटी का जो बुक है, लक्ष्मीकांत जो बुक है, काफ़ी फेमस बुक है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, वहाँ पे जाके इसके एक्सेप्शन है वो ज़रूर से रीड कीजिए। टेम्परेचर स्टूडेंट्स इंक्रीज हुआ है समर के समय में। आप देखिए कि टेम्परेचर का जो इंक्रीज है वो देखने के लिए मिला नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, स्पेशली दिल्ली के अंदर। आप देखिए कि 52.9 डिग्री जो टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड किया गया। आप देखिए कि काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। स्टूडेंट्स समर के समय में जब भी हम किसी रोड के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो आप देखिए कि जब आप रोड के ऊपर ट्रैवल करोगे तो आपको दूर एरिया के अंदर में इस तरीके से जो सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे वाटर है वो रोड के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसको आप देखिए कि अगर आपने 12th के अंदर अगर आपके पास में जो साइंस रहा होगा, साइंस का अगर बैकग्राउंड है, तो ऑप्टिक्स को अगर आपने रीड किया होगा तो इस फिनोमिना को किस नेम से जानते हैं कि अगर आप समर के समय रोड के ऊपर जब ट्रैवल करते हो तो एक नियर रोड के ऊपर एक डिस्टेंस के ऊपर आपको इस तरीके से सिचुएशन देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे वाटर है वो प्रेजेंट है। तो ऑप्टिक्स के अंदर में इसको किस सिचुएशन के नाम से बताया गया है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये आपका बेसिकली प्रेजेंस ऑफ माइंड के पर्सपेक्टिव से ही है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, उसके बिहाइंड में और भी काफ़ी कुछ रीजन है स्टूडेंट्स। एक तो आप देखिए कि कुछ क्लाइमेट चेंज भी एक इश्यू है। हमारे यहाँ पे टू मच कॉन्क्रीट का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, कॉन्क्रीट टू मच अर्बन एरियाज़ के अंदर में ग्रीनरी है वो रिड्यूस हुआ है अर्बन एरिया के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए दिल्ली के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है, ये हमारा रायसेना हिल्स को शो किया गया है। पर दिल्ली के अंदर जो रिज का एरिया है, दिल्ली रिज का एरिया है जो लंग्स ऑफ दिल्ली के रूप से जिसको हम जानते हैं, तो आप देखिए कि वहाँ पे भी कुछ एनक्रोचमेंट का जो न्यूज़ है उसको हमने कुछ दिनों पहले रीड किया था, तो वहाँ पे भी आपको एनक्रोचमेंट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के एरिया के अंदर में जो लेबरर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है कि सीसेम जो है, सीसेम मीन्स क्या है, तिल। तिल आप जानते होंगे, तिल के जो बीज हुआ करते हैं, तिल का जो ऑयल है, तो उसका जो हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग में इनके द्वारा रेस्ट किया गया है, क्योंकि आप देखिए कि जो टेम्परेचर है वो सडन वहाँ पे राइज हुआ, उसी के बारे में। आप देखिए कि यहाँ पे जो रेड पांडा है, रेड पांडा के बारे में डिस्कस किया गया है। ये वर्ल्ड के पेज के ऊपर में था स्टूडेंट्स, जो रेड पांडा का ये जो फोटो है, यूएस के अंदर में कुछ रेड पांडा है उनको रेस्क्यू किया गया। रेड पांडा के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो आपको टू टाइप के रेड पांडा आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आप देखिए कि ईस्टर्न जो रेड पांडाज हैं, जो बेसिकली इंडिया के अंदर में हिमालयाज एंड चाइनीज रेड पांडा आपको देखने के लिए मिलेंगे हिमालयाज के अंदर में। एक जाइंट रेड पांडा हुआ करते हैं, तो ये जाइंट रेड पांडा का एग्जाम्पल है, तो इनके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। इंडिया के अंदर जो रेड पांडा पाया जाएगा उसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, जो इंडिया के अंदर रेड पांडा पाया जाता है। जाइंट रेड पांडाज है उनका IUCN स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने के लिए मिलता है। सिक्किम के अंदर में जो पद्माजा एक आपको जो सेंचुरी है, सिक्किम के अंदर में वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग का एरिया है, वहाँ पे इनका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वन ऑफ द साई एनिमल है, आर्बोरियल ये हुआ करते हैं, पेड़ों का जो कैनोपी का एरिया है वहीं पे इनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। और काफ़ी ज़्यादा आपको जो साई एनिमल के रूप से ये जो रेड पांडाज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इंडिया का जो यहाँ पे फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया। इंडिया के अंदर 2016 के समय में आप देखिए कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उनके द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोड है उसको रिलीज किया गया था कि फायर सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं हर एक बिल्डिंग के अंदर हमें लगाने हैं। फायर सेफ्टी के अंदर में कोई भी इंसिडेंट जब सामने आए तो उसको हम यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, मैक्सिमम जो कैजुअलिटीज़ हैं वो ना हो, यहाँ पे मिनिमम कैजुअलिटीज़ के अंदर में लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। बट स्टूडेंट्स, फायर मैनेजमेंट एंड फायर सर्विस के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि फायर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें
तो ये बेसिकली आपको स्टेट लिस्ट के अंदर में जो फायर मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। स्टेट लिस्ट के अंदर में है, स्टेट लिस्ट के अंदर भी अगर हम डिस्कस करें तो जो म्यूनसिपैलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके अंडर में आपको जो फायर मैनेजमेंट है, फायर सर्विस का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो फायर मैनेजमेंट का जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग सिचुएशन के अंदर में है, अच्छी सिचुएशन नहीं है फायर यहाँ पे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर जो रिस्पॉन्स का यहाँ पे एनडीआरएफ के द्वारा भी सजेस्ट किया गया था फाइनेंस कमीशन को कि यहाँ पे जो फायर मैनेजमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से जो मनी है उसको डिवोल्व किया जा सके। फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी कुछ यहाँ पे रिकमेंड किया गया था कि यहाँ पे कुछ जो फायर मैनेजमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से लोकल जो इंस्टीट्यूशन है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के वहाँ पे जो मनी है उसको डिवोल्व किया जाए। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखिए बिल्डिंग कोड्स के बारे में, इनके बारे में हमने ऑलरेडी रीड किया है। फायर मैनेजमेंट का आपको पता होना चाहिए कि स्टेट का जो लिस्ट है उसके अंदर में हम फायर मैनेजमेंट को रीड करते हैं। इंडिया का जो लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, एलपीजी रिफॉर्म्स कब लिए गए स्टूडेंट्स? एलपीजी रिफॉर्म्स आपको 1991 के समय देखने के लिए मिलते हैं। तो इंडिया का जो लेजिटिमेसी जो क्राइसिस है, और आप देखिए कि इंडिया का ही नहीं है ये जो लिबरलिज्म का जो क्राइसिस प्रेजेंट समय में, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से आपको ये जो क्राइसिस का सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। एक तो आप देखिए कि वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर पॉपुलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज हुआ है। पॉपुलिस्ट जो आपको लीडर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं हर एक कंट्री के अंदर में। और स्टूडेंट्स उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंडिया के द्वारा लिबरलिज्म एलपीजी रिफॉर्म्स है उसको अडॉप्ट किया गया। बट आप देखिए कि जो लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेफ्ट विंग के जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी, जो राइट विंग का पॉलिटिकल पार्टी, जो हर के द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया है लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उनके पर्सपेक्टिव से। अभी रिसेंटली आप देखिए कि एक जो रिव्यू के द्वारा एक जो सर्वे है उसको कंडक्ट किया गया था डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से। 85% के आसपास जो पर्सन्स है उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि उनको जो ऑथोरिटेरियन है, जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, इस तरीके के जो रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। वर्ल्ड के अंदर भी आप देखिए कि जो पॉपुलिस्ट लीडरशिप है उसका इमरजेंस हुआ है। जो लिबरलिज्म है अपने एक रिट्रेट या बैड फेज की सिचुएशन के अंदर है प्रेजेंट समय के अंदर में। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे जो राइटर हैं, जो एडिटोरियल के जो राइटर हैं उनके द्वारा, जो हमारे टैगोर सर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर सर हैं, उनका जो गीतांजलि है उसकी राइटिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि जो गीतांजलि है, गीतांजलि 1913 के समय में गीतांजलि का ही राइटिंग के पर्सपेक्टिव से टैगोर सर को जो लिटरेचर के अंदर जो नोबल प्राइज़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के फर्स्ट पर्सन है जिनको नोबल प्राइज़ है जो गीतांजलि की राइटिंग के पर्सपेक्टिव से दिया गया था 1913 के समय में। साइंस के सेक्टर के अंदर में फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको दिया गया स्टूडेंट्स? आप देखिए कि जो सीवी रमन सर हैं उनको उनके रमन इफेक्ट की पर्सपेक्टिव से जो आपको फिजिक्स के अंदर में नोबेल प्राइज है वो देखने के लिए मिलेगा। और उन्हीं की मेमोरी के अंदर हम हमारा जो साइंस डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? साइंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? रमन इफेक्ट का ही आप देखिए कि मेमोरी के पर्सपेक्टिव से साइंस डे हमने स्टार्ट किया है। अब आपके लिए यहाँ पे एक हिंट तो ये है कि फरवरी के मंथ के समय हम सेलिब्रेट करते हैं। डे आप बता देना, रीड करके डे आप ज़रूर से बताना। साइंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। साइंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस ये किया गया कि लास्ट 10 ईयर के अंदर में इंडिया के अंदर जो साइंस के अंदर आपको जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, 10 ईयर बिफोर आप देखिए कि 700 के आसपास यूनिवर्सिटी हुआ करता था। प्रेजेंट समय में 1100 प्लस कुछ यूनिवर्सिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आई स्टेम नाम का जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से जिसको लॉन्च किया गया। वुमेन्स का जो जेंडर यहाँ पे पार्टिसिपेशन है इंक्रीज हो साइंस के डोमेन के अंदर में, रिसर्च की एक्टिविटी के अंदर में, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी होना चाहिए। अब ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किसके रिगार्डिंग में है? आप देखिए ओपन एक्सेस की बात किया गया है। ओपन एक्सेस है यहाँ पे जो साइंस के रिगार्डिंग में जो रिसर्च के पर्सपेक्टिव से जो पर्सन्स हैं उनको जनरल्स को एक्सेस कर सकें। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे कि यहाँ पे साइंस के अंदर जो सेल्फ रिलायंस है उसको अचीव किया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए कि जो पर्सन्स रिसर्च की एक्टिविटी के अंदर में हैं उनको काफ़ी सारे जो जनरल्स हैं उनके थ्रू गो थ्रू करना होता है। तो ओपन एक्सेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया जिससे कि वो यहाँ पे जो न्यू डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकें, अपने जो आर्टिकल्स हैं उनको सेंड कर सकें, साइंस के रिगार्डिंग में जो डेवलपमेंट्स है उसको कैरी किया जा सके। तो उसी के थ्रू हम यहाँ पे जो सेल्फ रिलायंस है उसको अचीव कर सकते हैं।
अमृत स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था अर्बन एरिया के पर्सपेक्टिव से, अटल मिशन फॉर रेजुनेवेशन अर्बन एरिया के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारा जो 36% पॉपुलेशन है वो बेसिकली पाया जाता है किसके अंदर में, अर्बन एरिया के अंदर में। और 2047 तक ये जो पॉपुलेशन है 50% आपको अर्बन एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो अर्बन का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग में अमृत स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था कि हर एक हाउस होल्ड के रिगार्डिंग में जो फंक्शनल टैप वाटर है, फंक्शनल जो टैप वाटर है उसको सप्लाई किया जा सके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके, ट्रांसपोर्ट का एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, मैक्सिमम जो बेसिक सर्विस है गवर्नेंस के रिगार्डिंग में या किसी भी पर्सन का जो लाइवलीहुड के परस्पेक्टिव से उसका एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे हो, तो उसके रिगार्डिंग में अमृत स्कीम है उसको लॉन्च किया गया, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, रूरल एरिया के अंदर में हाउस होल्ड को जो बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शनल टैप वाटर के थ्रू जो वाटर सप्लाई किया जाएगा उसको कौन सा स्कीम है, उसका जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन आपको जो स्कीम है वो देखने के लिए मिलता है यहाँ पे रूरल एरिया के अंदर में, जो फंक्शनल टैप वाटर है उसके थ्रू वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें हैती के बारे में है, हैती कहाँ पे है स्टूडेंट्स, आपको ये कैरेबियन एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब आपके लिए होमवर्क है, इसके जो नाइबर एरिया हैं, इसके जो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसको डिस्कस किया है काफ़ी बार हैती के बारे में। इसके जो नाइबर एरियाज हैं, क्या जमैका का एरिया इससे एरिया शेयर करता है, या आप देखिए कि यहाँ पे क्यूबा का एरिया क्या इसके साथ में एरिया शेयर करता है। इसकी लोकेशन को आप ज़रूर से देखना। क्यों न्यूज़ के अंदर में है कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, केन्या के द्वारा अपना जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उनको भी सेंड किया गया है। आप देखिए कि पीस कीपिंग फोर्सेज के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको एक नाम जरूर से याद होना चाहिए, ब्लू हेलमेट। इनके द्वारा जो यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उनके द्वारा ब्लू हेलमेट है उसको पहना जाता है स्टूडेंट्स, ब्लू हेलमेट के नाम से भी इनको जाना जाता है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर भी था, तो हो सकता है कि प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में पीस कीपिंग फोर्सेज के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। केन्या के द्वारा अपना जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उनको सेंड किया गया था हैती के, वहाँ पे हैती के अंदर गैंग वायलेंस है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का सिचुएशन है, इसी वजह से आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है, कश्मीर के अंदर में जो यहाँ पे जो इंसर्जेंट है, मिलिटेंट पर्सनस हैं, उनके रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनके जॉब के डिनाई के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे एक आर्टिकल 311 के बारे में भी ज़रूर से पता होना चाहिए। आर्टिकल 311 क्या है स्टूडेंट्स, किसी भी पर्सन को यहाँ पे जॉब से जब रेस्टिगेट किया जाता है, निकाला जाता है, तो उसके रिगार्डिंग में आर्टिकल 311 है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 312 क्या है स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया सर्विस के पर्सपेक्टिव से है, ऑल इंडिया सर्विस को मेंशन किया गया है आर्टिकल 312 के अंदर में। स्टूडेंट सिटीजनशिप के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो कुछ स्टेट्स के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के एप्लीकेशंस हैं, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप ग्रांट किया गया है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जब भी हम रीड करते हैं तो आप देखिए क्या स्टेट गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में, प्रोसेस यहाँ पे किया गया होगा। बट आप देखिएगा आर्टिकल 11 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 के बारे में रीड कीजिए, पार्लियामेंट को हाईएस्ट अथॉरिटी है सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से। क्या स्टूडेंट जब सिटीजनशिप के अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पे जब बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में डिस्कस किया गया था तो एक डबल सिटीजनशिप के बारे में भी इंफॉर्मेशन आया था कि यहाँ पे जिन पर्सन्स को सिटीजनशिप ग्रांट किया जाएगा उनके द्वारा अपना जो जिस कंट्री से वो बिलोंग किया करते हैं उसको उनको नहीं यहाँ पे उससे रिलीव नहीं हुए हैं, उस सिटीजनशिप को उनके द्वारा नहीं छोड़ा गया है। तो आप देखिए कि डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है क्या इंडिया के अंदर में, डबल सिटीजनशिप आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर किसका है, सिंगल सिटीजनशिप। हमने सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कहाँ से हमने ये लिया है। जब भी सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया जाता है, बंगाल के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो आपको एक कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए, मतवा कम्युनिटी। मतवा कम्युनिटी आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के अंदर उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। इससे पहले आप देखिए कि चकमा एंड हुजोंग नाम का एक कम्युनिटी है जिसको कि 2017 के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिटीजनशिप ग्रांट करने के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। कौन सा कम्युनिटी है स्टूडेंट, चकमा एंड हुजोंग। हुजोंग क्या है, हिंदुइज्म के अंदर है। चकमाज कौन है, चकमाज बुद्धिस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। बांग्लादेश से वो माइग्रेट किए थे, वहाँ पे एक डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से इंडिया के अंदर में 60s के एरा के समय में 17 के समय में उनको सिटीजनशिप ग्रांट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
ईयू के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ऑफिस है वो बनाया गया है। एक बैचलर डिक्लेरेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, बैचलर डिक्लेरेशन फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि यूके के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं तो पॉलिटिकल डिबेट के पर्सपेक्टिव से है। सऊदी अरेबिया के द्वारा ईरान के कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनको कि एक्सपेल किया गया है। आप देखिए कि सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर में कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, बट इस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवाया गया था चाइना के द्वारा। चाइना के द्वारा मीडिएट किया गया सऊदी अरेबिया और ईरान के जो कन्फ्लिक्ट हैं 2016 के समय से। अभी यहाँ पे ईरान के जो जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा आप देखिए कि चाइना को ही अप्रोच किया गया है। चाइना यहाँ पे एक मीडिएशन जो मांडाली का जो कॉन्सेप्ट है उनके द्वारा चाइना के द्वारा कैरी किया गया था। सऊदी अरेबिया और ईरान के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, सेक्टोरियन डिफरेंसेस भी हैं दोनों के बीच में। सेक्टेरियन जो डिफरेंसेज हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, शिया एंड सुन्नी का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी। और इसके अलावा आप देखिए कि इन दोनों के अंदर में पावर का जो राइवलरी है, मिडिल ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे पावर का जो राइवलरी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। पर लास्ट ईयर जब यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग हुआ था तो उस समय में आप देखिए कि ईरान के द्वारा अपना जो डेलीगेशन है, ईरान के द्वारा अपना डेलीगेशन सेंड किया गया। इसके अलावा इजराइल के द्वारा भी सऊदी अरेबिया के अंदर अपना जो डेलीगेशन है उसको सेंड किया गया था। और स्टूडेंट्स वहीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के दौरान में इंडिया के अंदर में आप देखिए कि दो जो साइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा। कौन सा दो साइट्स हैं? एक शांति निकेतन है जो वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएटेड है, और एक आप देखिए होयसाला डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें गाजा का जो इजिप्ट के साथ में जो कॉरिडोर है रफा बॉर्डर के एरिया के अंदर में, उसको इजराइल की जो फोर्सेज है उनके द्वारा कंट्रोल किया गया है। और उसी गाजा के एरिया के रिगार्डिंग में यूएन का जो स्पिरिट है उसके डेथ के बारे में यहाँ पे तुर्की के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया। आप देखिए कि तुर्की को पहले तुर्की के नाम से जाना जाता था। 2022 के समय इनके द्वारा अपना जो तुर्की जो नाम है वो चेंज किया गया। साउथ अफ्रीका के अंदर इलेक्शन हुए हैं तो साउथ अफ्रीका के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका अपना जो विक्ट्री है उसको बताया गया है कि वो जीत सकते हैं इन चुनाव के अंदर में। सिंगापुर का एयरलाइंस है वो आप देखिए कि यहाँ पे ड्रॉप हुआ है कुछ डिस्टेंस कुछ सेकंड के अंदर में, और कुछ ऐसा ही इंसिडेंट है वो सामने भी आया था सिंगापुर के ही पर्सपेक्टिव से। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स नोट डाउन करोगे, रिवाइज करोगे, जब ही आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे थिंग्स याद रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।